संख्या 71 जिसमें कुछ जीव दे रखे हैं, जिसमें सिकाडा, मंडूक फुदक और ताल विसर्पी। ये क्या पूछा है, ये क्या है? साइकेडा हो या आपका फ्रॉग हॉपर या पॉन्ड स्केचर, ये तीनों ही इंसेक्ट्स हैं। ये जो हैं आपके कीट हैं। आपके हिसाब से आंसर इसका सी है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 72 जिसमें दो कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट में पूछा है कि बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, और कथन 2 में पूछा गया है कि अनेक च्युइंगम जो च्युइंगमों में जो गोंद है के रूप में प्लास्टिक होता है। ये दोनों बात सही है। आप च्युइंगम खाते भी होंगे, ये एक प्रदूषक है। आपने भी शायद सीट्स के नीचे च्युइंगम लगाई होगी, वो सदियों तक भी, मतलब सालों तक भी खराब नहीं होती है, और वो एक गम के रूप में, प्लास्टिक के रूप में काम करती है। तो दैट इज एक्चुअली अ पॉल्यूटेंट। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, और ठीक के होने के साथ साथ जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न 73 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ देश दे रखे हैं और उसके साथ उनके प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु दे रखे हैं। पहला जंतु दिया है इन्होंने इंड्री, सामने लगा रहा है ब्राजील। ये जो इंड्री है ये मेडागास्कर में पाया जाता है, ब्राजील से इसका कोई लेना देना नहीं, नेटिव प्लेस की अगर हम बात करें। अगला कह रहा है एल्क। एल्क नॉर्थ अमेरिका के हाई माउंटेन्स में पाया जाता है, इंडोनेशिया तो बहुत दूर है वहाँ से। अगला बात कर रहा है बोनोबो। ये बोनोबो जो है ये कॉन्गो रिपब्लिक में ही केवल पाया जाता है, बहुत छोटे सीमित क्षेत्र में ये पाया जाता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि विश्व शौचालय संगठन यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये जो कथन दिए हैं, जो बाकी के जो पीछे के दो हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन पहली जो बात कर रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ऐसा नहीं है। इसका संयुक्त राष्ट्र से या यूएनओ से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। और बाकी के जो पीछे दो स्टेटमेंट हैं कि विश्व शौचालय दिवस, शिखर सम्मेलन या दिवस मनाना, ये सब इसी के इनिशिएटिव्स हैं। और जो बातें तीसरे में भी कह रहा है कि विकासशील देशों को या अल्पविकसित देशों को ओपन डेफिकेशन फ्री करने का एक प्रयास है ताकि लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। तो बाकी के जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट वो दोनों ठीक हैं, उस प्रकार आंसर आपका डी रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 75 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें सिंह की कोई विशेष प्रजाति, इनसे संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। पहला बात कर रहा है कि लायंस का कोई प्रजनन या फर्टिलिटी का कोई मौसम नहीं है, तो बात ठीक है, और पहली बात ठीक है। दूसरी बात जब बात कर रहे हैं कि चीता दहाड़ता नहीं है, तो ये भी बात ठीक है आपकी कि चीता दहाड़ता नहीं है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नर सिंह से भिन्न, मतलब जो मेल तेंदुआ है, जो लाइपर्ड है, उसके बारे में कह रहा है कि ये अपनी सेंट छोड़कर अपनी टेरिटरी मार्क नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है। लाइपर्ड, लेट इट बी मेल और फीमेल, ये अपनी सेंट छोड़कर अपनी टेरिटरी मार्क करता है। हाँ, तो दोनों, पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट सही हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 76 दिखाई दे रहा होगा। एक उसने प्लेटफॉर्म पूछा है जो है 100 मिलियन किसानों का सही विवरण इनमें से क्या है। जो 100 मिलियन की जब हम बात करते हैं, ये जो इको फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उनको, या हम कहें कार्बन को नेट जीरो करने की तरफ, उस तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर के एक प्लेटफॉर्म है, तो उसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न संख्या 77 जिसमें पूछा गया है कि वितरित ऊर्जा संसाधन, इनमें से जो ऊपर 4 कथन आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। देखो, वितरित ऊर्जा संसाधन या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, मतलब ऐसा कि जिन्हें आप वितरण कर सकें, जिसे आप स्टोर भी कर पा रहे हैं या आप कहीं लेकर जा पा रहे हैं। यहाँ बात कर रहा है बैटरी स्टोरेज, हाँ वितरण हो रहा है, दिख रहा है आपको। बायोमास जनरेटर्स या फ्यूल सेल्स या रूफटॉप सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, यूनिट्स हैं, वो भी, ये चारों ही आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं, और चारों के साथ ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 78 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है, जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। देखो समझिए, इसमें जो इंग्लिश वाले में आप देखें जो फिग आंसर है वो है, और ये मैं बता दूं आपको, ये बनियन ट्री से रिलेटेड है। बनियन ट्री का आपने देखा होगा, जो उस पर फल आता है छोटा सा, उसी के अंदर फर्मेंटेशन के बाद एक कीट जन्म लेता है, और ये फिग हर एक बरगद पर अलग होती है। इट्स वेरी स्पेसिफिक।
मतलब उस ट्री का अगर कोई फर्मेंटेशन होगा या उसका पॉलिनेशन होगा वो वही कीट करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है आपका ए फिग या अंजीर है। देखिए 79 प्रश्न देखें आप लोग स्क्रीन पर, जिसमें कुछ विषाक्त जातियां पूछी हैं, जिसमें 3 जातियां तितली, मत्स्य और मंडूक दे रखा है। मतलब मंडूक मतलब फ्रॉग। तितलियां भी कुछ विषैली होती हैं, कुछ फिशेज भी विषैली होती हैं और कुछ फ्रॉग्स भी विषैले होते हैं। तीनों में ही जो है जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर सी, जिसमें ऑल 3 कहा है, वो होना। देखिए प्रश्न संख्या आप 80 देखिए, और बहुत साधारण सा प्रश्न है। उसने ये पूछा है कि कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। इसमें जो काजू की बात कर रहा है या पपीता की बात कर रहा है, ये भारत के ओरिजिनली भारत के नहीं है, बाहर से लाए गए हैं। जो रक्त चंदन या रेड सैंडल्स की बात करें, जो आंध्र प्रदेश का नेटिव है, आपने एक मूवी भी बनी है इस पर, वो देखी होगी, पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो केवल एक यही आपका नेटिव प्लेस का है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ओनली 1, यानी कि ए आंसर आपका ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न संख्या आप 81 देखें, उसमें कुछ विमानपत्तन पूछे हैं, जिसमें डोनोपोली है, कुशीनगर और विजयवाड़ा है। सिर्फ उसने ये पूछा है कि किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के तहत किया गया। भारत में जो अब तक एयरपोर्ट्स ग्रीनफील्ड परियोजना से बने उनकी संख्या है 21। हाँ, भारत में अभी जो निर्माणाधीन भी है कुछ, जैसे आपका जो जेवर का है अलीगढ़ के पास ही, वो भी इसी परियोजना से बन रहा है। तो ये जो ऑप्शंस में दिए डोनीपोलो और आपका कुशीनगर, ये दोनों ही ग्रीनफील्ड परियोजना के आधार पर ही बने हैं। लेकिन विजयवाड़ा की जो बात हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ग्रीनफील्ड परियोजना के हिसाब से नहीं बना है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट है। देखिए प्रश्न संख्या 82 देखिए, जिसमें जल वाष्प के संदर्भ में पूछा है और जिसमें 2 कथन दे रखे हैं और पूछा है कि आप एक सही कूट का प्रयोग कर कर इसका उत्तर बताएं। तो पहला कह रहा है कि ये गैस है, बात ठीक है सर, गैस है, और ये इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ बढ़ती है। जलवाष्प है, भारी है, तो ऊंचाई के साथ साथ हम जानते हैं कि पृथ्वी का जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है नीचे, वहाँ कोई भी भारी गैस रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे उसकी कम होती जाएगी। अगली बात कह रहा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नहीं, देखिए जलवाष्प वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा हो रहा होगा। अब ध्रुवों पर तो भैया टेम्परेचर ही नहीं है, तो कहाँ से वाष्पीकरण होगा। मतलब इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होती है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 83 देखिए आप लोग, इसमें कुछ 4 जलवायु आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं और इन्हीं जलवायु के आधारों पर आपको ऊपर 3 कथन दिए हुए। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से वो किस प्रकार की जलवायु है। देखिए क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, मतलब कि टेम्परेचर का जो रेंज है वो लो रहता है। फिर कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन लगभग हर दिन होता है, लगभग पूरे वर्ष के दौरान होता है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो थोड़ा बहुत नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। ये जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, ये उसकी विशेषताएं हैं, और आपका आंसर डी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 84 देखें आप लोग, जिसमें कोरियालिस बल से संबंधित है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो ऊपर आपके 2 कथन दे रखे हैं उनको देखकर आपको एक सही आपको आंसर इसमें बताना है। तो इसका देखिए एक बात समझें, ये कोरियलिस फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो विंड डायरेक्शन है उसको डिविएट कर देता है। अब आप बॉल भी अगर मारते हैं तो उसका डिविएशन जो होता है, जितना तेज आएगी उतना तेज जो मुड़ेगी। तो वैसे ही जो बात कह रहा है कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, करेक्ट है। हाँ, और अगली बात कह रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी बात सही है। इक्वेटर पर कोरियलिस बल 0 होता है, और पोल्स पर क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो वो एक ही पॉइंट है, तो वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 85 देखें आप लोग, और देखें उसमें क्या पूछा। उसने पूछा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई, और आप समझिए कि ये समर सॉल्स्टाइस है 21 जून, मतलब यहाँ से अब दिन रहने वाला है आगे, कहाँ, नॉर्थ पोल पर। तो 66.5 डिग्री पर तो यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा नहीं, 24 घंटे पूरे सूर्य रहेगा, ठीक है। और 12 घंटे से ज़्यादा रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपकी 2 चीज़ें ही हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और है आर्कटिक सर्कल, जिसे हम 66.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही आपके ठीक है, 2 और 4, जो आपका ऑप्शन डी है। जी, अगला प्रश्न संख्या 86,
कुछ बेसिन आपको दे रखी है जिसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन और रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो ऊपर इस कथन को देखकर आपको बताना है कि वो इनमें से किस बेसिन से संबंधित है। कह क्या रहा है कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। पीटलैंड क्या है कि ये कार्बन एमिशन करता है, और क्या कह रहा है, इतना कह रहा है कि इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है ये कि हमारे पूरे जो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, ईयर में जो कर पाए उससे भी। तो ये जो लार्जेस्ट, अगर आप इतना भी समझ लें कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ है तो वो कॉन्गो में है, और ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या अब आप 89 को देखें। 89 में क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो पौधे हैं उन पर विचार करने के लिए आपको दिया हुआ है, जिसमें मूंगफली, कुल्थी जैसे हॉर्स ग्राम या सोयाबीन दे रखा है, और पूछा है कि इनमें से कितने मटर कुल के यानी कि मटर फैमिली के पौधे हैं। ये तीनों ही, चाहे हम मूंगफली की बात करें, कुल्थी बड़ा, ये हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इसे, ये बड़ी ही पौष्टिक दाल एक मानी जाती है। सोयाबीन वी ऑल नो इट्स अ प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये तीनों ही आपके पी फैमिली या मटर कुल से ही संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न 90 जो कथनों में दे रखा है, कथन फर्स्ट पूछा है, कथन सेकंड दे रखा है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि इन दोनों कथनों के माध्यम से कौन सा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो इसका सही आंसर है, जो आपको भी सर बताएंगे। देखिए फ्लाइंग फॉक्स, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, इसे वर्मिन की कैटेगरी में रखा जाता है, वर्मिन। अब ये जो वर्मिन जो कैटेगरी है वो रक्त से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो फ्रूट्स हैं, इसे फ्रूट बैट भी कहते हैं, फ्रूट से संबंधित है, और बहुत ज़्यादा जो फसलें होती हैं कुछ क्षेत्रों में उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये बैट्स जानी जाती हैं। तो इसका रक्त से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ठीक है कि हाँ भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसे वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये रक्त से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर आपका सीधा सी हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, इसको देखें आप लोग। कथन में पूछा है, कथन फर्स्ट में है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी जो कि इनकमिंग और सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन 2 में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है इन कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न है हमारा 91 ये कह रहा है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग, मतलब कि एक विकिरण कौन सा है, जो सोलर रेडिएशन कौन सा है, जो सूर्य से चलकर अर्थ पे आ रहा है। तो यहाँ एक बात समझिए कि जो सूर्य से चलकर अर्थ पे आता है वो अर्थ सरफेस को गर्म करता है, एटमॉस्फेयर को नहीं। एटमॉस्फेयर से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ से वापस जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जो लार्ज वेव वाला है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसी की वजह से एटमॉस्फेयर आपका गर्म होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो उस हिसाब से आपका सीधा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 92 देखिए, फिर कथन से पूछा है और आपको 2 कथन दे रखे हैं, आप देखें ऑप्शन में, और आपको उसी में से कोई आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा उसका राइट आंसर है। देखें पहला क्या कह रहा है कि जो इक्वेटर है उस पर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, बात ठीक है। अगला बात क्या कह रहा है कि इक्वेटर पर जो कन्वेंशनल विंड्स हैं वो उसको ले जाती हैं बहुत ऊंचाई तक, हीट को पास ऑन करती है, बिल्कुल सही है। उसी के माध्यम से ये जो है हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है जो इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर तक और पोल्स पर केवल 8 किलोमीटर तक रह जाता है। दोनों बातें सही हैं, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये आंसर आपका ए होगा। ये प्रश्न संख्या 93 देखें, उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है उपयुक्त में से ऊपर जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 विचार जो दिए गए हैं, उनमें से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। देखिए क्या कह रहा है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बिल्कुल निकलती है साहब, ऐश एंड डस्ट हम जानते हैं अच्छे से निकलती है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स ये भी निकलते हैं, और सल्फर कंपाउंड्स ये भी निकलते हैं। मतलब ये चारों ही जो कंपाउंड्स हैं, जो चारों ही एलिमेंट्स हैं, ये आपके वॉल्केनिक इरप्शन का पार्ट होते हैं, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी है। देखिए प्रश्न संख्या 95 देखें आप लोग। 95 एक साधारण सा प्रश्न है, उसने इतना पूछा है कि विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। ये 2 ही प्रश्न हैं, ये काफ़ी बहुत बेसिक प्रश्न हैं, आपने इकोनॉमी में बहुत बेसिक से पढ़ा होगा कि आइवरी कोस्ट और घाना, और काफ़ी समय से यही बने हुए हैं, कोकोआ प्रोडक्शन में यही दोनों देश नंबर 1 पे आते हैं, काफ़ी आगे हैं। देखिए अगला प्रश्न 96 देखिए, ज्योग्राफी से है, और एक फैक्चुअल क्वेश्चन उसने पूछा है आज यूपीएससी 96 जो आप देख रहे हैं, उसमें पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में
देखिए अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट लगा रहे हैं तो इनके ऑप्शंस के हिसाब से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये करेक्ट आपका सीक्वेंस है। तो उसके हिसाब से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 98 को देखें आप लोग, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 97 भी है जी। 97 में दे रखा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। कथन फर्स्ट में दे रखा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, और कथन 2 में दे रखा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। कथन 3 में दे रखा है कि वर्षा जल में ऑक्सीजन विद्यमान है। देखो समझो, जब बारिश होती है तो जो वाटर है वो पोर होकर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं रॉक्स के उसमें अंदर चला जाता है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नेचर होता है एसिडिक, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं उनका अवसन होता है, या हम कहें कि रॉक्स की जो वेदरिंग है वो रॉक्स की इसकी वजह से होती है। मतलब कि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों सही हैं। भाई बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो था उसके साथ आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट तीनों सही हैं। और जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, मतलब कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, तीसरे का उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है जी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98 को देखें। 98 में उसने क्या पूछा है, 4 देश दे रखे हैं, और वो देखिए ऐसा क्वेश्चन मोस्टली हर बार यूपीएससी पूछता है। इस बार उसने उत्तरी समुद्र यानी कि उत्तरी सागर को लेकर पूछा है कि वो कौन से देश है जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं। बहुत बेसिक प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, मैप थोड़ा बहुत भी आपने देखा होगा। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्थ सी का उससे कोई लेना देना नहीं है, रशिया का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी बच जाते हैं आपके जर्मनी और नॉर्वे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ओनली टू बी। अगला प्रश्न 99 देखें। 99 में कुछ आपको वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात दे रखे हैं, इसमें धुआंधार, हुंडरू और गरसोपा पूछा है, और उसने पूछा है किस क्षेत्र में है और किस नदी पर है। देखिए धुआंधार ठीक है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है, तो ये बाहर हो गया। अगला आप देखें, हुंडरू छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा पर है, तो ये करेक्ट है। तीसरी अगर आप बात करें गारसोपा, तो ये नेत्रवती नदी पर तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि केवल आपका हुंडरू ठीक है, उसके हिसाब से ओनली 1 आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज ए। देखिए बहुत बेसिक प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, मैप थोड़ा बहुत भी आपने देखा होगा। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्थ सी का उससे कोई लेना देना नहीं है, रशिया का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी बच जाते हैं आपके जर्मनी और नॉर्वे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ओनली टू बी। अगला प्रश्न 99 देखें। 99 में कुछ आपको वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात दे रखे हैं, इसमें धुआंधार, हुंडरू और गरसोपा पूछा है, और उसने पूछा है किस क्षेत्र में है और किस नदी पर है। देखिए धुआंधार ठीक है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है, तो ये बाहर हो गया। अगला आप देखें, हुंडरू छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा पर है, तो ये करेक्ट है। तीसरी अगर आप बात करें गारसोपा, तो ये नेत्रवती नदी पर तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि केवल आपका हुंडरू ठीक है, उसके हिसाब से ओनली 1 आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज ए। देखिए सेट सी लास्ट प्रश्न संख्या 100, और उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, जिसमें कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, मध्य एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो सुमेलित हैं। देखिए सेंट्रल एशिया में वॉस्गस की बात कर रहा है, तो वो सेंट्रल एशिया का तो पार्ट नहीं है। एल्प्स को इन्होंने यूरोप भेजा, लेकिन ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहा है, लेकिन ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो ये भी गड़बड़ है। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, अपलेशियन की फोल्ड माउंटेन है, लेकिन यंग नहीं है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, जिसका कि उदाहरण भारत में अरावली है। साउथ अमेरिका की बात कर रहा है, एंडीज की, ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो ये भी फोल्ड माउंटेन है। तो दोनों फोल्ड माउंटेन केवल इसने रखा है, तो 3 और 4 ऑप्शन दोनों आपके करेक्ट हैं। उसके हिसाब से ओनली 2 आपका बी आंसर होना चाहिए। इसी के साथ ये हमने आपको सारे आंसर्स बताए, आप अपने मैच कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की भी जानकारियां प्राप्त होती रहें।